अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आर्बिट्रेशन एक्ट 1914 के आर्बिट्रेशन क्या होता है और उनके क्या क्या इंटरवेंशंस हैं, एसेंशियल्स हैं एंड एक्सेट्रा। बेसिकली पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि आर्बिट्रेशन होता क्या है। आर्बिट्रेशन हम एक किस्म से उर्दू में कह सकते हैं कि जरगा सिस्टम, जैसे हमारे गाँवों में बाहर होता रहता है कि कोई ऐसा मैटर, कोई ऐसी प्रोसीडिंग जो कोर्ट से बाहर कोई चीज़ सेटलमेंट की जाए, मतलब दो पार्टीज़ के दरमियान कोर्ट से आउट ऑफ कोर्ट कोई चीज़ सेटलमेंट करें आपस में बैठ मिलकर, तो ये होता है आर्बिट्रेशन। फिर आर्बिट्रेशन से जो है असेंशियल्स क्या हैं, इसके एसेंशियल्स ये हैं कि एक दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो है एक एफिडेविट बनेगा बहुत पार्टीज़ के दरमियान, क्योंकि आर्बिट्रेशन दोनों किस्म के होते हैं, एक ओरली भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। अच्छा चलो, बिफोर डिस्कसिंग द आर्बिट्रेशन पहले हम ये डिफ्रेंशिएट करते हैं कि व्हाट इज़ मीडिएशन एंड व्हाट इज़ आर्बिट्रेशन। देखिए, आर्बिट्रेशन जो भी होता है ना वो पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग होता है, ठीक है, और जो मीडिएशन है वो बाइंडिंग नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये और मोस्टली जो है ना रिटन फॉर्म में होता है, और रिटन फॉर्म में एग्रीमेंट एक एफिडेविट की तरह आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है, दोनों पार्टीज़ की साइनें होती हैं, कंसर्न्ड होती है, और उनकी जो विटनेसेस होती हैं उनकी साइनें होती हैं, हर चीज़ मतलब एक ड्राफ्ट किया जाता है और आखिर में साइन किया जाता है। मतलब एफिडेविट इकरारनामा जैसे हम कह सकते हैं, उस चीज़ का मतलब एक कंसर्न देते हैं वो, और वो जो है दोनों पार्टीज़ के दरमियान बाइंडिंग होता है। दूसरी बात हम ये देखेंगे कि आर्बिट्रेशन कौन करता है, मतलब कौन करता है। ओके, आर्बिट्रेशन जो है कोई भी बंदा कर सकता है, कोई इलिटरेट मतलब कि वो एक्सपीरियंस से अपने से अगर वो कर लेता है तो वो भी कर सकता है। जैसे अब हम गांव में देखते हैं मोस्टली कि आपके आर्बिट्रेशन जो है गांव में जरगा सिस्टम जो होता है वो सरदार या कोई बड़े जो होते हैं घर गाँव के वो करते हैं। तो ये इससे वो नहीं है कि मतलब कोई भी कर सकता है, इसमें नहीं है कि कोई लीगल पर्सन हो, लाजमी तो नहीं है। अब देखें, लेट सपोज कोई जो है बिजनेस का मसला इश्यू है, मतलब टैक्स का या ऐसा कोई हो, तो वो आर्बिट्रेटर मैं आपको रिकमेंडेड ये करूँगा कि वो बंदा करें जो इस चीज़ में एक्सपर्ट हो। लेट सपोज अब कोई प्रॉपर्टी, मतलब ऐसी कोई चीज़ है जो आपको लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम है या कोई इशू आ रहा है, तो आप कोई वकील या ऐसे कोई जो है डिपार्टमेंट ले लें, वो आप जो है ना करें अपॉइंट। अगर आपको कोई इंजीनियरिंग मामले से मैटर है तो वो जो इंजीनियर होगा वो कंसल्ट होगा उससे, उस फील्ड से, वो आपको जो है गाइड भी अच्छा करेगा और आपका डिसीजन भी जो है बेहतरीन देगा। तो ये कुछ थी मतलब इसकी वो थी। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसके बाद हम कुछ इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, एक रिटन फॉर्म एफिडेविट टाइप होता है, एग्रीमेंट होता है किसी भी चीज़ से कॉन्ट्रैक्ट बेस से। फिर वो नीचे हवाला भी दे सकते हैं नीचे एग्रीमेंट का, कि अगर कोई भी हमारा कोई डिस्प्यूट होगा इन फ्यूचर और प्रेजेंट, के वो हम जो है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये थी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। उसके बाद अवार्ड, जो आर्बिट्रेटर जो भी है वो अपना फैसला देगा, हम उसको अवार्ड कहते हैं। तीसरा है कोर्ट। कोर्ट मीन्स इसमें जो लिखा हुआ डेफिनेशन में, ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट स्मॉल काजेस कोर्ट, जो छोटी स्मॉल कोर्ट्स होंगी उसके अलावा जो भी कोर्ट्स हैं वो जो हैं इस एक्ट के तहत कोर्ट की मीनिंग में ये अफाल करेगा। दूसरा है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो आपके डिसीज़ के जो वारसान होते हैं, जो हम मोस्टली पढ़ता है वो उसको हम जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। दूसरा रेफरेंस, उसको कहते हैं कि कोर्ट जब किसी आर्बिट्रेटर के पास कोई भेजे कोई डिस्प्यूट, मतलब कोई पार्टीज़ के आपस में कंसर्न दे कोर्ट में कि ये हम चीज़ बाहर ही सेटल करते हैं, यहाँ पे हमारा काफ़ी टाइम ज़ाया हो सकता है, मतलब केसेस में सालों साल आपको पता है चलते हैं, तो इससे हम बेहतर है कि ये बाहर हम करवाते हैं। तो ये होता है कि ये आपके 4 मंथ में भी आपका केस फारिग हो जाते हैं, कोर्ट एक टाइम मुकर्रर कर सकती है। और दूसरा, इस पर लिमिटेशन एक्ट भी जो है कि फाल करता है, इस पर अगर लागू होता है, जैसे दूसरे एक्ट्स में होते हैं कि इसके भी तहत होते हैं। और इसके अलावा मोस्टली जो ये हैं 6 मंथ, विद इन 6 मंथ, 1 ईयर प्रॉबली, तो ये आपका बेहतरीन है कि आपके बाहर ही अगर सेटलमेंट हो जाए तो ये बेहतरीन काम है। तो कोर्ट में आपको पता है
काफ़ी टाइम लग जाता है। ये मोस्टली कौन करती हैं, ये जो कंपनीज़ होती हैं ये करती हैं कि हम क्या करें कि कोई भी जो हमारा इशू है, डिस्प्यूट है, वो हम आउट ऑफ कोर्ट या सेटलमेंट ये करवाएं। बाहर कोर्ट के बाहर होगी तो ये भी चीज़ मतलब कि उनके, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना आर्बिट्रेशन, ये मोस्टली कंपनीज जो ब्रांड होती हैं वो करती हैं, क्योंकि इनसे ये होता है कि उनके जो है ना शेयर्स जो है ना वो गिरते हैं। तो उनके जो है ना शेयर्स मार्केटिंग में, स्टॉक में बहुत शेयर्स गिरते जाते हैं। जब आपकी कोई चीज़ कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती है ना, तो आपका जो कंपनी का नाम है, लोगो है, वो ख़राब होता है। वो मोस्टली वो करते हैं। और काफ़ी गाँवों में भी होता है आपका सिस्टम। और इसके अलावा अच्छा, ये जो है ना आप दो चीज़ों को जहन में रखिएगा, विथ इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, विथआउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। ठीक है, ये दो चीज़ें मैं आपको डिस्कस भी करूँगा आगे। पहले तो हम ये देखें कि विथआउट मतलब विथ इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट या विथआउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। अब इन चीज़ों का क्या मतलब है? हाँ, विथ इंटरवेंशन ऑफ कोड या विथआउट इंटरवेंशन ऑफ कोड। अब ये देखें दो चीज़ें ना, कि आप अगर खुद एक एग्रीमेंट्स कंसाइंट देते हैं, अपनी साइन करते हैं कि भाई हम अपना जो भी डिस्प्यूट होगा हम कोर्ट के बाहर सेटल करेंगे, तो ये क्या हो गया, विथआउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। आप बाहर भी इसको आप अपना कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका कोर्ट का टाइम जो है वो बच जाता है, और जो है उसके बाद जो है ना डेली 100 केसेस डिस्पोज ऑफ के लिए होते हैं पहले ही, तो उनके बाद एक बहुत बर्डन होता है बहुत। तो इस चीज़ को बचाने के लिए, कोर्ट का टाइम बचाने के लिए, ये चीज़ आप बाहर भी इसको जो है कर सकते हैं। तो विथ इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट आप कोर्ट के ज़रिए भी करवा सकते हैं। एक लेट सपोज आपका केस चल रहा है और आप बीच में जो है बीच प्रोसीडिंग में मगर ये है कि आपके जजमेंट से पहले, तो अगर आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट करवाना चाहते हैं तो वो आप करवा सकते हैं। इसमें ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं। और उसके अलावा अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, एम्पायर और आर्बिट्रेटर के। आर्बिट्रेटर में क्या और एम्पायर में क्या फ़र्क है? आर्बिट्रेटर मतलब कोई दोनों के जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गए, लेट्स सपोज आप इसमें जो है ना, आप एक भी अपॉइंट करवा सकते हो, दो भी करवा सकते हो, तीन भी करवा सकते हो, चार भी करवा सकते हो, जितनी पार्टीज़ होंगी उतना आप करवा सकते हो। अब दो पार्टीज़ हैं, अब एक एक आप लोगों ने अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया, और वो दो आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट करेंगे, थर्ड पर्सन एज ए न्यूट्रल, वो होगा एम्पायर। इसमें ये है, ठीक है। और उसके अलावा अच्छा, इसमें और ये भी चीज़ है कि आपका आर्बिट्रेटर जो एग्रीमेंट है, वो अगर पार्टी मर जाती है या आर्बिट्रेटर मर जाता है, तो डेथ हो जाती है आर्बिट्रेटर की, तो वो जो है आपका जो एग्रीमेंट है वो डिस्चार्ज नहीं होगा उनकी फौतगी से या उनके डेथ से, ठीक है। उसके अलावा आप जो है आर्बिट्रेटर को रिमूव भी करवा सकते हैं, बट इसमें ये शर्त होती है कि आपकी दोनों पार्टीज़ की कंसर्न हो, ठीक है। लेट्स कैसे कि आप उसको हटा सकते हैं, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये ओवरऑल आपको एक्ट को मतलब एक कंसाइज करके, समराइज़ करके मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप उसको रिमूव करवा सकते हैं। एक पार्टी भी करवा सकती है, दोनों पार्टीज़ भी करवा सकती हैं। कि अगर एक आर्बिट्रेटर जो है वो अगर आपसे कोई मिसकंडक्ट करता है या एज ए ब्राइब लेता है, या जो दूसरा बंदा होता है उसका वो दोस्त होता है, या ऐसी कोई भी चीज़ आपको महसूस होती है, फीलिंग होती है कि करते हो कि भाई ये जो है उसके साथ मिला हुआ है, तो इस बेस पे आप जो है ना उसको रिमूव भी करवा सकते हैं कोर्ट से। और उसको आप इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, आप उसको अगर अपॉइंट करवाना चाहते हैं तो आप सेक्शन 20 की एप्लीकेशन देंगे कोर्ट में, आर्बिट्रेशन एक्ट की, कि हमें जो है दोनों पार्टीज़ की होंगी कि भाई हम जो है आर्बिट्रेटर अपॉइंट करवाना चाहते हैं, और ये हमारा एग्रीमेंट है, तो लिहाजा कोर्ट आप अपनी तहत हमें एक जो है आर्बिट्रेटर फिक्स करके दें, मुकर्रर करके दें। आप बाहर भी कर सकते हैं, अपने आप बैठकर आप जो है आर्बिट्रेटर किसी के पास भी बैठ सकते हो, मगर वो जो मैंने आपको बात बताई कि आप जो है जो उस चीज़ से एक्सपर्ट हो, आप कोशिश क्या करेंगे उस वहाँ से जो है ना आर्बिट्रेटर को मुकर्रर कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा अच्छा, पावर ऑफ आर्बिट्रेटर, ये समझ लें कि आर्बिट्रेटर जो हैं वो उनके, हम ऐसे यूँ कह सकते हैं जैसे एक जज के जो कोर्ट प्रोसीडिंग के पावर्स होते हैं, वैसे ही आर्बिट्रेटर के पास भी पावर्स होती हैं। वो आपसे जो है
विटनेसेस को कॉल कर सकता है, मतलब एविडेंस करवा सकता है। जैसे कोर्ट की प्रोसीडिंग होती, सेम एज आर्बिट्रेशन की भी प्रोसीडिंग हो सकती है। वो क्रॉस करवा सकता है, दोनों पार्टियों के जो है ऑब्जेक्शन सुन सकता है, XYZ हर चीज़ जो कोर्ट की प्रोसीडिंग में जो हम देखते हैं वो जो है आर्बिट्रेटर उसके उतने पावर्स हैं जैसे जज के प्रोसीडिंग में के पावर्स होते हैं, सेम इसके भी प्रोसीडिंग के पावर्स होते हैं। उसके अलावा आपका अच्छा, जो आर्बिट्रेशन आपका जो अवार्ड आता है, ठीक है, जब भी आर्बिट्रेटर आपका अवार्ड देगा, अवार्ड मीन्स फैसला, जब भी आपका आर्बिट्रेटर फैसला दे सकता है तो उसको कोर्ट जो है उस आर्बिट्रेटर को मॉडिफाई कर सकती है, ठीक है। उसकी जो है कोई ऐसी चीज़ हो कि मतलब मॉडिफाई आपको समझ आ गया होगा। मॉडिफाई मीन्स कोई ऐसी चीज़ करना, कोई मतलब एक ऐसी चीज़ कि जिसको कोर्ट उसमें कोई चीज़ इंटरप्रेट करे अपनी चीज़, कोई उसको जैसे अच्छा बेहतर लगे तो वो कोई चीज़ उसमें आकर चेंज करे, मतलब मॉडिफाई करे। और ये कब होता है, पहले देखें, जब भी कोई आपका अवार्ड आएगा ना, अवार्ड आने के बाद वो चीज़ जाती है कोर्ट में, ठीक है। वो एज ए जजमेंट जो है आपकी एग्जीक्यूशन होगी वो आपकी कोर्ट से होगी। जो आप इन्फोर्स करवाना चाहेंगे वो कोर्ट के ज़रिए करवाएंगे। आर्बिट्रेशन का काम होता है सिर्फ अवार्ड देना, फैसला देना, बस दैट्स इट। उसके बाद जो आपके कोर्ट में जाएगा वहाँ से आपकी एग्जीक्यूशन होगी, और अगली पार्टी अगर उसके फैसले से आपकी मुत्तफिक नहीं होगी तो वो कोर्ट में जाएगी उसके फैसले के खिलाफ सेट असाइड करवाने के लिए, और उस अपील में भी जा सकती है, ठीक है। और दैट्स ऑल। तो उसके अलावा उस जब कोर्ट के पास आएगी तो उसमें जो है वो मॉडिफिकेशन भी जो आपका अवार्ड होगा उसमें कर सकती है। और उसमें जो है उसके अलावा अच्छा, एक चीज़ आप याद रख लें, एक चीज़ आप याद रख लें कि जब भी आपका अवार्ड आएगा, ठीक है, जब भी आपका जो कहते हैं कि अवार्ड आएगा जी, जब मैं इसमें ये कह रहा था कि आपको मैं इसकी एक रेस जुडिकाटा के हवाले से भी बताना चाहूँगा, इसमें जो आपके सेक्शंस में फॉल करता है कि आर्बिट्रेशन का ये होता है कि अगर एक दफ़ा अवार्ड डिसीजन आ गया या कोर्ट के थ्रू या आर्बिट्रेटर के थ्रू, अगर आर्बिट्रेटर के थ्रू एक कोई डिसीजन आ गया, आप उसको दोबारा वही सेम काज ऑफ एक्शन, वही सेम पार्टीज उसी मैटर के उसी मतलब कोर्ट में जाते हैं जो उसकी जुरिडिक्शन रखती है, तो आप अगर उसमें जाएंगे तो वो जो है दोबारा फ्रेश में आप उसको दोबारा फाइल नहीं कर सकते, जैसे रेस जुडिकाटा इसमें भी फाइल करता है। और उसके अलावा आप इसमें ये होता है कि आप न्यू आर्बिट्रेटर अपॉइंट करवाना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो है उसमें आर्बिट्रेटर जो है वो मिसकंडक्ट करता है, ब्राइब लेता है, या कोई रीजंस आ जाते हैं तो आप न्यू डेथ हो जाती है, उसकी काज हो जाती है, आप न्यू आर्बिट्रेटर अपॉइंट करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें और चीज़ होती है इंटरेस्ट ऑन अवार्ड। अब इंटरेस्ट ऑन अवार्ड क्या होता है कि एक लेट सपोज एक बंदे ने जो है 10 लाख किसी को पैसे दिए थे, अब वो जो है पैसे उसको नहीं दे रहा, वो बेचारा काफ़ी टाइम हो गया है, उसके नुकसान हो गया है, या किसी चीज़ में वो इन्वेस्ट करता कि उसको फ़ायदा होता, तो कोर्ट से वो जो है ना इंटरेस्ट ऑन अवार्ड कोर्ट से आप ले सकते हैं, ना कि आर्बिट्रेटर से, ठीक है ना। वो आपको पावर जो है कोर्ट देखेगी कि हाँ इसको कितना टाइम हो गया है, इसको कितना लॉस हुआ है, तो उस पर, और कोर्ट की फीसिस उसने भरी है, आर्बिट्रेटर की फीसिस भरी, तो उसमें भी वो जो है ना अपना जो इंटरेस्ट कोर्ट से इंटरेस्ट ऑन अवार्ड ले सकता है। इसके अलावा जजमेंट इन टर्म ऑफ अवार्ड, वो जो आपको मैंने बताया, पावर ऑफ कोर्ट टू मॉडिफाई अवार्ड, ये बता दिया। अच्छा, जो भी अवार्ड आपका आएगा दोनों पार्टीज़ के साइंस होंगी, सी और जो आर्बिट्रेटर के होगी उसकी डेजिग्नेशन, उसकी साइन, और उसमें ठप्पा अगर होगा तो वो ठप्पा उस पर लगेगा। इसमें जो है कोर्ट आर्बिट्रेशन जो है इंटरम अवार्ड भी दे सकती है। पहले कोई अवार्ड मतलब एक पूरा अवार्ड देने से पहले कोई जो है इंटरम ऑर्डर भी कोर्ट साजिर कर आर्बिट्रेशन दे सकती है। कैसे कि आप देखें कि अगर कोई किसी पार्टीज़ के दरमियान जो है 15 लाख का कोई डिस्प्यूट है, जिसमें ये है कि 10 लाख जो है वो अगली पार्टी मान रही है कि यस मेरे पास इसके इतने पैसे हैं, और फिर जो डिस्प्यूट जो है उनका डिस्प्यूट जो है वो 5 लाख पे चल रहा है,
तो कोर्ट उस जो जो 10 लाख हैं उसके लिए इंटरिम ऑर्डर का फॉल वो दे सकती है। उसके बाद और कोर्ट के पास ये भी टाइम है कि जो आपका अवार्ड है उसके लिए जो है आर्बिट्रेटर को टाइम भी दे सकती है। इंटरेस्ट ऑन अवार्ड बता दिया आपको। उसके बाद ज्यूरिसडिक्शन, कोर्ट की कैसी ज्यूरिसडिक्शन लगती है। अब देखें, आपको पता है यहाँ पे होती है पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन और टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। टेरिटोरियल आपको पता है इलाकाई, पिक्यूनरी पैसों की, कि सिविल जज के पास कितने जो होंगे, आई थिंक 10 लाख का कोई अगर केस आएगा तो वो आर्बिट्रेटर के पास जाएगा। हर जगह की अपनी ज्यूरिसडिक्शन है। कराची में जो है सिविल जज की उन्होंने बढ़ा दिए पिक्यूनरी के हवाले से ज्यूरिसडिक्शन, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में जो है वहाँ पे पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन एक सिविल जज की बढ़ा दी है। तो मुझे एक कंफर्म नहीं है कि कितनी है, 10 लाख है, मे बी 20 लाख भी शायद हो सकती है। तो उस हवाले से जहाँ पे पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन आ सकती है वहाँ पे हो सकता है। और जिस कोर्ट ने आर्बिट्रेटर मुकर्रर करके दिया है तो आप उसी कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं, और आप जिसकी हद में या ज्यूरिसडिक्शन में वो आएगी कोर्ट तो उसमें भी आप कर सकते हैं। दूसरा होता है कि एक सेट असाइड अपील, ठीक है। अब इसमें जो आप किस ग्राउंड्स पे जो है एक अवार्ड है, आप कोर्ट के थ्रू किस ग्राउंड्स पे जो है आप अवार्ड को सेट असाइड करवा सकते हैं, कि उसमें ये है कि जो आर्बिट्रेटर है वही जो आपको मैंने बताया था कि किसी का दोस्त निकल आता है, ब्राइब लेता है, मिसकंडक्ट करता है, और दूसरा आपको ये है कि या मिसकंडक्ट में आ जाए, ये जो चीज़ें हैं इसके ज़रिए थ्रू आप जो है सेट असाइड करवा सकते हैं। दूसरा एक चीज़ और भी हो सकती है कि लीगल प्रोसीडिंग को स्टे कैसे करवा सकते हैं। अगर कोई एक बंदा कि आप दो पार्टीज़ में आपस में जो है एग्रीमेंट हो गया आर्बिट्रेशन का, आप एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को जस्ट ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कोई पार्टीज जब भी, उसके नीचे आप जो है उसमें भी आर्बिट्रेशन का एक हवाला दे सकते हैं, या एक आप एफिडेविट इकरारनामा पूरा भी बनवा सकते हैं। दोनों चीज़ों हो सकती हैं, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और दूसरा है कि आप कोई चीज़ एक लीगल प्रोसीडिंग कोर्ट में चल रही है तो आप उसको कैसे मतलब स्टॉप करवा सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि लेट्स सपोज 2 पार्टीज़ हैं, वो आपस में एग्रीमेंट कर देती हैं, आपस में बैठते हैं, एग्रीमेंट किया, उसके बाद जो है जो दूसरी पार्टी है वो क्या करती है, उस एग्रीमेंट को जो है फिर मानती नहीं है, कोर्ट में जाती है, प्रोसीडिंग करवाती है, सूट फाइल होता है, जैसे होता है केस, सूट फाइल होता है, सब हर चीज़ हो गई, और उसके बाद जो है अगली पार्टी कोर्ट ने अलाउ कर दिया, अलाउ करने के बाद जो है ऑब्जेक्शन के लिए जो है उसको टाइम दिया डिफेंडेंट को कि भाई आप आएँ अपनी ये जमा करवाएं। जब वो कोर्ट में आए, उसकी जो मतलब वो जब एविडेंस दे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के कि भाई इसने मेरे साथ एक एग्रीमेंट किया था, ये है, तो आप लिहाजा इस कोर्ट को इल्तिजा करें कि ये इसको लीगल प्रोसीडिंग को रोक दें और इसको आर्बिट्रेटर के पास भेज दें। वो भेज सकता है, नहीं भी भेज सकता, दोनों चीज़ें आती हैं। उसके बाद अपीलेबल ऑर्डर्स। अब आप किस ऑर्डर के थ्रू के ज़रिए आप जा सकते हैं। आप सेट असाइड में जा सकते हैं, दोनों पार्टीज, अगर एक जो जिस एग्रीव्ड हुई है वो भी जा सकती है, जो मतलब आर्बिट्रेशन के फैसले पे कुछ नहीं है वो भी अपील में जा सकती है। अपील अगर सिविल जज के पास केस चला था तो आप डिस्ट्रिक्ट जज, और डिस्ट्रिक्ट जज के पास कोई केस चला था तो आप हाई कोर्ट में करेंगे, ठीक है। तो अपील एक दफ़ा होती है, उसकी जो सेकंड अपील होती है आप सेकंड अपील नहीं कर सकते, आप सुप्रीम कोर्ट में उसका जो सेकंड अपील होगी वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा लीगल प्रोसीडिंग पर जब होता है मसला, कोई स्टे करवाने पे कुछ है तो वेल एंड गुड, जो एग्रीमेंट होगा वो करेगा, अगर जो नहीं होगा उस के फैसले पे कुछ तो राज़ी सेटिस्फाई नहीं होगा तो आप उसको जो है अपीलेबल में ऑर्डर्स में ले आ सकते हैं। उसके बाद अब इसमें एक और चीज़ लास्ट, क्या लिमिटेशन, इसमें लिमिटेशन कब क्या होता है, इसमें क्या अप्लाई होता है कि नहीं होता। लिमिटेशन जो आपका लिमिटेशन एक्ट 1908 का है वो इस जैसे दूसरी मैटर्स में
फॉल करता है या उस पर जो अप्लाई होता है, तो सेम एज आर्बिट्रेशन में भी जो अप्लाई होता है, एप्लीकेबल है। इसमें कब अप्लाई होता है? जब आपको कॉज ऑफ एक्शन का पता चल जाए, जब आपका अवार्ड आ जाए, और अवार्ड आने के बाद आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है लिमिटेशन का। तो जैसे दूसरे केसेस में अपील का टाइम होता है, और दूसरे केसेस में जैसे WS जमा करवाने का होता है टाइम, सेम एज इसमें यही टाइम होता है। तो इसमें ये होता है कि अवार्ड का जैसे मैंने बताया, और जैसे इसको मैंने आपको बताया कि ये जो है अप्लाई दूसरे डिस्प्यूट्स में इसका जो है एप्लीकेबल होता है, सेम एज जो है आर्बिट्रेशन में भी अप्लाई होता है। तो ये था आज हमारा टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।